दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 14 प्रकाश की प्रकृति तथा परिवर्तन, यानी आज से हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति तथा परिवर्तन पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ठीक ना। प्रकाश क्या होता है तो देखिए, ये जो प्रकाश होता है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, यानी हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है। तो जो प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब यानी प्रकाश की वजह से ही हम कोई अन्य वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या करते हैं, देख पाते हैं। ज्ञान दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का मतलब देख पाना। क्या करना, देख पाना। यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की डिफिनीशन बताना है, ठीक ना। कोई पूछेगा कि प्रकाश क्या होता है तो आप बताइएगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अर्थात हम लोग प्रकाश की वजह से ही किसी चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक ना। ये जो प्रकाश होता है, ठीक ना, ये जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, तो ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी क्या कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। और ये जो इसकी निर्वात में चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो निर्वात में रही। जल में इसका पूछता है, जल में चाल इसकी पूछता है, जल में चाल, प्रकाश की जल में चाल पूछता है, ठीक ना। तो वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। यानी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जो प्रकाश होती है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। कहाँ पे, निर्वात में भी गमन कर सकती है। और जो इसकी चाल है वो कितनी होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इन मानों को याद कर लीजिएगा। ये जो चालें हैं इनको चालों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो प्रकाश होती है, एक और बात, ये जो प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश होता है ये किसके रूप में चलता है, तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। ये जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में क्या करता है, चलता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये प्रकाश से बस इतना। प्रकाश की डिफिनीशन में ये सारी चीज आप बता सकते हैं क्या, कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। यानी उसकी वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। और ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में इसकी चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो प्रकाश होता है ये किस तरंगों के रूप में चलता है, तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। इतना बात है। आपसे जो भी प्रकाश पूछेगा तो आप प्रकाश के बारे में इतना सब बताएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक ना, प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसको नोट करिए। चलिए देखिए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी कौन सी वस्तु होती हैं जो प्रदीप्त होती हैं, ठीक ना। तो प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए सूर्य है ना, सूर्य, ये जो सूर्य है ये खुद के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। सूर्य जो है खुद के प्रकाश से क्या करता है, चमकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रदीप्त वस्तुएं। तो जो वस्तु अपने यानी उसका स्वयं का प्रकाश होता है या खुद से चमकती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती भी है, ठीक ना, मोमबत्ती भी है, ये भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, ये भी क्या है, प्रदीप्त वस्तु, ये इसका भी एक खुद का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। यहीं ले लीजिए, अब चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए, क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है? चंद्रमा खुद के प्रकाश से चमकता है नहीं ना, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे तब ये क्या करता है, चमकता है। तो जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, यानी जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं उसे प्रदीप्त बोलते हैं, और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है यानी दूसरे से प्रकाशित होकर चमकते हैं उनको बोलते हैं अदीप्त। क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अदीप्त वस्तुएं जैसे चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गया, क्या हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट पत्थर, सब क्या हो जाएंगी, अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी, वो खुद दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकती हैं, ठीक ना। तो यही है प्रदीप्त अदीप्त वस्तुएं। समझ में आया होगा आप लोगों को दोनों में डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है कि प्रदीप्त जो वस्तुएं होती हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, यानी वो खुद चमकती हैं, उनको चमकने के लिए किसी और यानी किसी अन्य से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, खुद से चमकता है। तारे भी हैं, क्या है, तारे भी हैं, वो भी क्या होते हैं, खुद के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक ना। तारे, मोमबत्ती, दीपक, यानी ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो स्वयं जलते यानी स्वयं के प्रकाश से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। अदीप्त वस्तुएं सेम इसका उल्टा, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी वो दूसरे वस्तु से प्रकाशित होकर चमकते हैं, जैसे चंद्रमा, लकड़ी, ईंट पत्थर आदि, यानी वो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये रही अदीप्त व प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा हम लोग किरण पुंज, यहीं पे समझ लेते हैं किरण पुंज क्या होता है। तो ये जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं भाई, प्रदीप्त वस्तुएं हैं तो इनसे प्रकाश निकलता है, तो जो प्रकाश निकलता है तो यहाँ से अनंत किरणें निकलती हैं प्रकाश की, क्या होती है, अनंत किरणें निकलती हैं, अनंत किरणें निकलती हैं, ठीक। तो इन्हीं अनंत किरणों के समूह को, जैसे यहाँ से एक तो निकलेगी नहीं, प्रदीप्त वस्तु हो तो वहाँ से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो उन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, उसको समझ लीजिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की किरण पुंज। देखिए पहली किरण पुंज क्या होती है, यानी ये दिखा दीजिए, ऐसी प्रदीप्त वस्तुओं से कुछ ऐसी किरणों का समूह निकलेगा जिनका मिलान बिंदु एक ही होगा, जैसे आके एक ही बिंदु पे मिलेंगी, ठीक है, आके एक ही बिंदु पे मिलेंगी, तो इस प्रकार की किरण पुंज एक बनेगा, उसको क्या कहेंगे बाद में बताते हैं। फिर एक और बनेगा क्या, कि लगेगा कि एक ही बिंदु से किरणें निकल रही हैं, कई सारी किरणें निकल रही हैं, ठीक है, ऐसे। और एक बनेगा सी, क्या, कि जितने भी किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो किरण पुंज समझिएगा, किरण पुंज क्या होता है, तो प्रदीप्त वस्तुओं से अनंत क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो उन्हीं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक ना। अब इनका नाम क्या है, तो देखिए क्या कहते हैं इसका नाम। जो किरणें एक बिंदु पे आके मिलते हैं, यानी जिन किरणों का समूह एक ही बिंदु पे आके मिलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक। यानी इस प्रकार की किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अभिसारी। यानी ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से किरणें आ रही हैं और एक ही बिंदु पे मिल रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक ना। अब एक ही बिंदु से निकल रही हैं चारों तरफ, एक ही बिंदु से चारों तरफ निकल रही किरणें, तो उसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी, ठीक, अपसारी। और इसको क्या बोलते हैं, समांतर किरण। यानी ये तो एकदम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, समांतर किरण पुंज,
समांतर किरण पुंज। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना। तो देखिए बस यही किरण पुंज है कि जब किरणें अलग अलग, जैसे अलग अलग किरणें आके एक ही बिंदु पे मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जब एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और जो किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो वही सेम नाम से ही समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। तो चलिए अब समझ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन भी क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी क्या होता है, तो इसको नोट करिएगा। देखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक ना। इसको समझिए, जैसे कोई भी प्रकाश है वो वायु में क्या कर रहा है, गमन कर रहा है वायुमंडल में, तो उस वायुमंडल में भाई धूल के कण होंगे, क्या होंगे, धूल के कण होंगे, या कोई भी माध्यम होगा तो उसमें कोई ना कोई कण होगा, ठीक ना। अब यहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, इधर से प्रकाश जा रहा है। तो जब प्रकाश इन वायुमंडल में जाता है, ठीक है, सॉरी तिरछा नहीं, जो प्रकाश होता है वायुमंडल में जाता है तो इसमें जो उपस्थित धूल एवं कण होते हैं उनसे क्या होता है, टकराता है, तो कई दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, कई दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। कब, जब जाके टकराता है तब कई दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सी प्रक्रिया को, तो बोलेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में, जैसे वायु में ही गमन करता है, तो वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं, उनसे क्या होता है, प्रकाश टकर के अनेक दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, अनेक दिशाओं में बिखर जाता है। जैसे टकराया ना कणों से तो क्या हो गया, बिखर गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए इसमें जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। और ये जो बैगनी होता है, बैगनी रंग का उसका क्या होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बात सबको समझ में आई होगी कि जो लाल रंग का होता है प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, प्रकाश का देखे होंगे रेनबो बना होगा तो उसमें 7 रंग होते हैं, तो उसमें जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी वो बहुत कम बिखरता है। टकराएगा लाल रंग तो बहुत कम बिखरेगा, लेकिन जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, यानी वो टकराएगा तो उसका ज्यादा फैला होता है। यही कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही कारण है कि वायुमंडल क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो बैगनी और नीले रंग के प्रकाश होते हैं उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन यानी वो ज्यादा फैलते हैं। तो भाई जो ज्यादा फैलेगा वही ना कवर करेगा, वही कवर करेगा। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो क्या होता है, इसी कारण आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लाल रंग मालूम है कहाँ होता है, जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, उस समय प्रकाश की नीले रंग का तो परिवर्तन हो जाता है, चलिए अरे सॉरी प्रकीर्णन हो जाता है, तो वो नहीं। लेकिन ये जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन कम होता है। क्यों, इसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है इसलिए प्रकीर्णन कम होता है, इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, ठीक ना। इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का प्रकाश होता है, इनका तरंगदैर्ध्य ज्यादा हो तो प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन इसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है तो ये इसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है इसी समय, इसलिए क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक ना, तो ये रहा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम में, जैसे मान लीजिए वायु ले लें, उस माध्यम में चलता है, गमन करता है, तो उसमें उपस्थित जो धूल के कण होते हैं उनसे टकरा के क्या होता है, अनेक दिशाओं में बिखर जाता है, और इसी बिखरने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का
प्रकीर्णन लाल रंग का जो होता है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और सूर्य जो बैगनी रंग का होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग और का प्रकीर्णन ज़्यादा होने की वजह से ही क्या आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन रह गया। अब थोड़ा देख लेते हैं परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्या प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो समझिएगा, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश, जैसे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से जाता है, यानी एक माध्यम से जाके किसी चिकने पृष्ठ से, ठीक ना, किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, जैसे मान लीजिए प्रकाश इधर गया और इस चिकने पृष्ठ से टकराकर अब पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। बात सबको समझ में आई होगी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से जाता, जिस माध्यम से जाता है, ठीक ना, जिस माध्यम से जाता है, तो चलिए भाई वो तो चल रहा है, लेकिन इसके आगे कोई चिकना पृष्ठ रख दे, ठीक ना, कोई चिकना वस्तु रख दे, तो जब प्रकाश उस चिकने सतह से टकराता है तो पुनः जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में क्या होता है, लौट आता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो वह जिस माध्यम से गया होता है उसी माध्यम में टकराने के बाद क्या होता है, वापस लौट आता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। नियम क्या है, तो इसका नियम समझिएगा। नियम क्या है, पहला नियम कहता है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें जो किरण जाती है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। जो परावर्तन होके जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इन दोनों पे एक लंब खींचते हैं, ठीक ना, इस पे एक लंब खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए, आपतित किरण, पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि जो आपतित किरण होती है, ठीक ना, और अभिलंब होता है और परावर्तित किरण होती है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का क्या होता है, एक ही बिंदु पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक ना। जैसे आपतित किरण इसी बिंदु पे से आ रही है, फिर यहीं से ही परावर्तित किरण निकल रही है और इसी बिंदु पे ही हम लोग का क्या है, अभिलंब भी है। तो पहला नियम यही है क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या, और अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या हम लोग का पहला नियम है। बात समझ में आई होगी। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण, दो किरण है ना, तो ये जो बीच में अभिलंब खींचे ना, तो इस अभिलंब से ये जो आपतन कोण है, यहाँ पे जो थीटा कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण, तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण को दिखाते हैं I से, अपवर्तन कोण को दिखाते हैं R से, ठीक ना। तो जो आपतन कोण होता है अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक ना। तो दूसरा नियम यही कहता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो अभिलंब के साथ जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो कोण I होता है बराबर होता है कोण R के। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक ना।
तो यही है बस प्रकाश का परिवर्तन और उसके नियम। प्रकाश का परिवर्तन और उसका नियम क्या है? तो जब प्रकाश किसी माध्यम से जाती है, किसी माध्यम में गमन कर रही हो, ठीक ना, गमन कर रही है, तो उसमें यदि कोई चिकना पृष्ठ उसके सामने रख दिया जाए प्रकाश के, ठीक ना, तो जब प्रकाश आएगी और उस चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वो जिस माध्यम से आ रहेगी पुनः वापस उसी माध्यम में क्या होगी, लौट जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परिवर्तन। बात समझ में आई होगी। जैसे प्रकाश का परिवर्तन आप लोग भी किए होंगे, जैसे शीशे लेकर और धूप आती है तो शीशे चमकाते हैं ना, तो आता है प्रकाश, इस पे पड़ता है और फिर वापस लौट जाता है, तो वही प्रकाश का वही परिवर्तन है, ठीक ना। जब भी प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराएगा तो वह जिस माध्यम से आया होगा उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक ना। अब ये नहीं कि उसको भेद कर उधर चला जाएगा, ये नहीं, ठीक ना। जैसे 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 प्रकाश देखेंगे आप लोग शीशे पे चमकाए होंगे, जैसे एकदम ऐसे चमकाते हैं ना, जिधर जिधर घुमाते हैं उसका कोण बदलते हैं तो उसका परिवर्तन, परिवर्तित किरण भी का कोण बदलेगा ना भाई, इसका कोण बदलेंगे तो उसका बदलेगा इस नियम से। तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसका भी कोण क्या होता है, बदलता है, यानी जिधर चाहे उधर घुमा देते हैं। प्रकाश इधर से आ रही तो उधर डायरेक्शन बदल देते हैं, किसके कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, ठीक ना। और इसके ये दो नियम थे क्या, आपतन किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, और अभिलंब का क्या होता है, एक ही बिंदु पे होते हैं, और वो जो आपतन कोण होता है, परिवर्तन कोण, वो आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब, ठीक ना, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब भाई बनेगा तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए आगे, ठीक ना, दर्पण। तो देखिए कोई ना चीज चाहिए, जैसे परिवर्तन हो तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, परिवर्तन होगा तभी। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि जब प्रकाश आपतित होती है, यानी आपतित किरण, जो प्रकाश होती है आपतित होती है और क्या होगी भाई, परिवर्तित होगी। फिर मान लीजिए कोई एक दूसरी प्रकाश जा रही है, ठीक, और वो भी भाई देखिए प्रतिबिंब जो होता है एक किरण से नहीं बनता है, ठीक ना, उसके लिए दो या दो से अधिक किरणें चाहिए, क्योंकि जब प्रतिबिंब बनता है तो किरणों का जहां कटान बिंदु होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो देखिए जो आपतित किरण होती हैं, ठीक ना, प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे बताएंगे कि जो आपतित किरण होती हैं परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, ठीक ना। क्या बनता है, इमेज। यानी जब आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी एक आपतित किरण आ रही है, इधर से भी एक आपतित किरण आ रही है, दोनों जिस बिंदु पे काटेंगी वहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना। जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये क्या होता है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जो आपतित किरण होती हैं परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं तो वहां पे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। सेम नाम से क्लियर है, ठीक ना। वास्तविक मतलब वास्तव में मिलेंगी, आभासी मतलब काल्पनिक होंगी। आभास हम लोग कल्पना करेंगे कि हाँ वहीं पे जाके मिल रही हैं, ठीक ना, क्या हो रही है, वहीं पे मिल रही हैं। देखिए आप लोग इमेज की जब परिभाषा बताएंगे, इमेज की परिभाषा जब आप लोग इमेज की परिभाषा बताएंगे प्रतिबिंब की, तो आपको इसमें दोनों बातें बोलना है। मैंने एक ही बात बोला, आपको दोनों बातें बोलना है। क्या कि जब आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों बात बोलना है, ठीक ना। तो आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे आप लोग कल्पना कर सकते हैं ना कि ये जो किरण जा रही होगी यहीं पे मिल रही होगी, ये आ रही तो यहाँ पे मिल रही होगी, कल्पना कर सकते हैं ना। हाँ, तो वहीं जब आपतित किरण परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहां पे ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं
उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का इमेज बोलते हैं। बात समझ में आई। इमेज दो प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। यहीं से क्लियर है, एक वास्तव में मिल रहा है, एक आभासी में मिल रहा है। तो इसका मतलब भाई इमेज दो प्रकार का हुआ, एक वास्तविक और एक आभासी। तो बात वही है, जब प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए यहीं बना लीजिए हम लोग, ठीक ना, चलिए ऐसे, तो परावर्तन होगा तो मान लीजिए वहां पर वास्तव में काटी ना, तो इस प्रकार के जब वास्तव में काटती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तव में मिलती हैं, एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वही जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मिलती हुई, यानी हम लोग उसका क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि क्या है, ये यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक ना, यहाँ पे मिल रही होगी, हम लोग कल्पना करते हैं, तो इस प्रकार का बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब। इतनी बात समझ में आई। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, और ये जो होता है सदैव सीधा बनता है। ये प्रॉपर्टी है सब इसकी, सदैव सीधा बनता है। इसको याद रख लीजिएगा, आपको पूछ भी देगा ऑप्शन में, ठीक ना, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पे लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो सदैव सीधा बनता है, ठीक ना। सेम उसका उल्टा आभासी प्रतिबिंब में क्या, तो इसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। और दूसरा, ये जो होते हैं ये प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, लिख देते हैं, ये सदैव उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको पर्दे पे लिया जा सकता है और ये सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सेम इसका उल्टा, पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, और ये क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है। क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है, ठीक ना। तो प्रतिबिंब के प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आपको एक डायग्राम द्वारा दिखाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है ग्राफ, उसको आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपके बुक का ये, ठीक ना। उसको देख लेंगे तो आपको पूरा इमेज समझ में आ जाएगा कि इमेज क्या होता है, आभासी और प्रतिबिंब इमेज क्या होता है, ठीक ना, और इसकी क्या बोलते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक ना। तो उसको आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उस डायग्राम को आप लोग उसको शार्ट स्क्रीन करके और पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और इन सारे टॉपिक्स को और इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ये सब आगे पढ़ते हैं, और समतल दर्पण से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है सब देखते हैं, ठीक ना। तो इसको नोट करिएगा, और जो आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, आपको पूरा इमेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण नाम से ही क्लियर है, समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक ना। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो कोई भी एक कांच का क्या है, टुकड़ा है, ठीक है, कोई भी कांच का टुकड़ा है, समतल होना चाहिए। उसका कितना भी भाग, मान लीजिए इतना भाग काट के हम निकाल लिए, ठीक है। और निकालने के बाद इसका जो कोई एक हिस्सा है उस पे पारे या चांदी का लेप लगा के और उसके लाल रंग के आयरन ऑक्साइड से क्या कर दे, पेंट कर दे, तो जो दर्पण बनेगा वही क्या कहलाएगा, हम लोग का समतल दर्पण। समतल दर्पण को ऐसे दिखाते हैं, एक प्लेन लाइन खींच दीजिए और पीछे ऐसे कर दीजिए, ठीक ना। तो यही क्या हो गया हम लोग का समतल दर्पण। क्या हो गया, समतल दर्पण। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना। तो जो समतल दर्पण होता है, किसी समतल कांच के टुकड़े का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक परत पे चांदी या पारे का लेप लगा के उस पे लाल रंग का आयरन ऑक्साइड चढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाता है हम लोग का समतल दर्पण, ठीक ना। जो समतल दर्पण होता है इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक ना। फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। और जो इसकी क्षमता होती है, क्षमता उसको क्या, कौन सी क्षमता बोलते हैं, आवर्धन क्षमता,
ठीक ना, जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है वो सदैव 1 होती है। क्यों? क्योंकि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण इसका जो वस्तु है, ठीक ना, और जो उसका प्रतिबिंब है, इसकी दोनों की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है। प्रतिबिंब यानी समतल दर्पण में जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, इन दोनों की जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक ना, इन दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसीलिए जो इसकी आवर्धन क्षमता होती है क्या होती है, 1 होती है। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, कि जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है। और 1 होने का मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब है और वस्तु है उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना, इसी कारण इसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है, क्योंकि आवर्धन क्षमता बराबर होता है ना प्रतिबिंब की लंबाई बैठे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई समान है तो भाई कट के 1 आएगा ना, तो उसकी आवर्धन क्षमता 1 होती है। इतनी बात को समझ में आई है। इसमें एक ये है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की संख्या कैसे पता करेंगे कि कितनी संख्या बन रही है। तो भाई 2 समतल दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक ना, और 2 समतल दर्पणों को किसी ना किसी कोण पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2 समतल दर्पण है, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा, और इसमें एक वस्तु रख दे रहे हैं, तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसी की संख्या निकालना है। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है कि संख्या मान लेते हैं उसको n, ठीक ना, n मान लेते हैं, बराबर होता है कितना, तो 360 बटा में थीटा माइनस 1। ठीक है, यही क्या है आपका फार्मूला है, किसके लिए, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक ना, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 समतल दर्पण है जिसके बीच कितना कोण बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी कोण मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 72 अंश का कोण बन रहा है, ठीक ना, 72 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इसके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ठीक ना, आपको एग्जाम्पल में दे दिया है कि 2 समतल दर्पण हैं, इनके बीच का जो थीटा है वो कितना है, 72 डिग्री सेल्सियस है। अरे सॉरी, लिख भी दिए ना, 72 डिग्री है। तो क्या बताइए आप, इसके प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, n को बताइए। ठीक ना, तो आप सेम इसी फार्मूले पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, n बराबर 360 बटा में 72 माइनस 1 होगा ना। कटने लायक है तो कटा दीजिए, कटने लायक है तो कटा दीजिए। 9 चौके 36 और 9 आठे 72, इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36 40 हो जाएगा, और 9 आठे 72 और माइनस 1, इसको और करेंगे तो 8 एकम में 8, 40 में से 8 गया 32 बटा में 8, इसको कटा देंगे 8 चौके 32, यानी जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 4 इमेज बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आई ना। तो ऐसे निकालेंगे आप लोग क्या, प्रतिबिंबों की संख्या। सही किया है ना जी, देख लीजिएगा, 5 से भी कट भी जाएगा, 72 से 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, 5 7 35 1 36, यानी 360 72 बार में 5 बार में कट जाएगा 72 से, तो 5 में से घटाएंगे तो 4 ही आएगा ना। देखिए, तो जब यहाँ पे पूर्णांक आता है, पूरा पूर्णांक आता है, यानी पूरी तरह से कट जाता है, तो उतना ही इमेज मान लेंगे। ठीक ना, उतना ही इमेज मान लेंगे। यदि यहाँ पे पूर्णांक ना आके दशमलव में आए, यानी जो भाग कटा रहे हैं हम लोग ये दशमलव में आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि यहीं पे हम लोग कटाए होते, सपोज डेट कटाए होते और आ गया होता आपका 5.4 या 3.2, ऐसे आ जाएगा तो आप इसका अगला पूर्णांक मान लेते हैं प्रतिबिंब। जैसे 5.4 है तो इसका अगला हो जाएगा 6 प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। 3.2 आ जाए यानी पॉइंट में आ जाए तो उसका अगला पूर्णांक मान लेते हैं क्या, प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे ये 3.2 है तो मान लीजिए 4 हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक ना, तो भाग पूरी तरह से कट जानी चाहिए आपकी। यदि भाग पूरी तरह से नहीं कटती है, पॉइंट में आता है, तो क्या होगा, उसका अगला वाला क्या होगा आपका, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या होगा। बात समझ में आई ना। प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक ना, तो जब समतल दर्पण को थीटा एंगल पे क्या करते हैं, रखते हैं, और उसके बीच कोई वस्तु रखते हैं, तो भाई बहुत से प्रतिबिंब बनेंगे। तो उन्हीं प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला है, एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा दिया गया कैसे निकालते हैं।
यदि आपको आंसर में पॉइंट में यानी पूर्णांक नहीं मिलता है तो उसका अगला पूर्णांक क्या मान लेते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या मान लेते हैं। जैसे 5.4 आ गया तो 6 मान लेंगे, 3.2 आ गया तो 4 मान लेंगे। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए आपको समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, ठीक ना। क्या दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ और आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक ना। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो उसको ऐसा दर्पण बनाना चाहिए कि उसकी लंबाई का आधा, यानी अपनी लंबाई का आधा अगर दर्पण बनाता है, आधे लंबाई का, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, ठीक ना। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है, मैंने पहले ही लिख दिया है बोर्ड पे, पहले ही बता दिया था। फिर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता शून्य होती है। क्षमता शून्य होती है, आवर्धन क्षमता 1 होती है, ठीक ना, और उसकी जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। तो क्षमता और आवर्धन क्षमता को समझिएगा अंतर थोड़ा उसमें, ठीक ना। फिर चौथा कह रहा है इसका, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल 2v हो जाती है, ठीक ना। यानी कोई वस्तु समतल दर्पण में v वेग से दिख रही है, v वेग से आ रही है, ठीक ना, वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से गति कर रही है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल 2v हो जाएगी, यानी 2 गुनी हो जाती है। यानी जो चाल होती है वो 2 गुनी हो जाती है, कब, समतल दर्पण में। मान लीजिए v वेग से आ रही है तो आपको समतल दर्पण में दिखेगा, मान लीजिए वो बाहर दिख रहे हैं, बाहर से वो v वेग से आ रही है, लेकिन समतल दर्पण में देखेंगे तो वो 2v वेग से, यानी उसके 2 गुने वेग से चल रही होगी दर्पण में, ठीक ना। तो यही था आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, इसको बस पढ़ लीजिएगा, पढ़ के याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा। फिर वहीं आपको दिखाया है समतल दर्पण का घूमना, ठीक ना। आगे आपका बताया समतल दर्पण का घूमना, तो इसको बस सुन लीजिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। बात वही, जैसे बाहर v वेग से चल रही थी तो अंदर वो सब दर्पण में 2v वेग से चल रही ना, तो वैसे ही समतल दर्पण को, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, यदि इसको कोई अक्ष मान एक्सिस लेकर यदि इसको थीटा एंगल पे घुमा देते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था तो थीटा एंगल पे घुमा दिए, यहाँ पे कर दिए, तो जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो परावर्तित किरण है, ठीक ना, अपवर्तित किरण को नहीं, समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पे बना दिए, घुमा दिए, तो जो इसका अपवर्तित किरण होगा वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। कितने कोण से, 2 थीटा कोण से। जैसे हम लोग शीशे पे चमकाते हैं ना समतल दर्पण से, और दर्पण से नहीं, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से परावर्तित हो रही है, जब ऐसे रखें तो सेम है भाई, जिस कोण से आएगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन जैसे ही समतल दर्पण को अब थीटा एंगल पे घुमाएंगे तो जिस कोण से आ रही होगी ना उसके 2 गुने कोण से क्या हो जाएगी, वो घूम जाएगी। इसके कहने का मतलब वही है, ठीक ना, कि समतल दर्पण से मान लीजिए ऐसे सीधे रखें तो प्रकाश आएगी, जिस आपतन कोण से आएगी उसी आपतन कोण से परावर्तित हो जाएगी, प्रकाश का परावर्तन का नियम है। लेकिन जब उसको थीटा एंगल पे घुमाएंगे ना, जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रही थी, ऐसे टकरा रही थी, जैसे घुमाएंगे यानी ऐसे कर दिए तो इधर से आएगी तो इधर 2 थीटा एंगल से, यानी मान लीजिए 30 डिग्री से इधर घुमाए ऐसे कि 30 डिग्री से आके गिरो तो इधर 60 डिग्री से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यही था, ठीक ना। तो इतने को नोट करिए और फिर हम लोग देखते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन और पार्श्व परावर्तन। ऐसी के साथ हम लोग का लेसन समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ठीक ना। तो इसको नोट करिए। चलिए देखिए विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन तो बस यही परिवर्तन ही है, बस ये होता है कि ये खुरदरे पृष्ठों पे होता है। क्या होता है, खुरदरे पृष्ठों पे होता है। तो विसरित परिवर्तन का यही बताएंगे कि जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो वो अनेक दिशाओं में उसका परिवर्तन अनेक दिशाओं में होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग विसरित परिवर्तन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यही खुरदरा पृष्ठ है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई रूम है, इसमें प्रकाश कैसे आ जाता है। मान लीजिए प्रकाश तो एक सीधी रेखा में चलता है, तो जैसे घरों में उजाला रहता है, क्यों भाई, तो यही विसरित परिवर्तन कारण है। जैसे प्रकाश आता है किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो वो फैल जाता है। अब फैलेगा भाई तो जहाँ प्रकाश जाना भी नहीं रहेगा वहाँ चला जाता है, ठीक ना।
तो इसका अर्थ थोड़ा उजाला रहता है, ठीक ना। तो यही विसरित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो अनेक दिशाओं में इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसी परावर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या, विसरित परावर्तन। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन या विसरण भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, विसरण भी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, विसरण। वही विसरित या विसरण, ठीक ना, विसरण यानी फैलना, ठीक ना। तो विसरण वही कहलाता है। आपको विसरण भी पूछ देता है। यदि कोई विसरित परावर्तन कहे तो बताइए, अब विसरण कहे तो यही बताइए। क्या बताएंगे विसरण में कि जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो अनेक दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरण। समझ में आया ना। अब इसका अंतिम टॉपिक है क्या, पार्श्व परावर्तन। इस लेसन का अंतिम टॉपिक है पार्श्व परावर्तन। परावर्तन, पार्श्व परावर्तन क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए जब भी हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में, तो आप अपना चेहरा देखिए या अपनी प्रतिबिंब देखिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे समतल दर्पण रखें ना, आप लोग भी ऐसा किए भी हैं, सबको मालूम है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देख रहा है, ठीक ना। तो इसका जो दायां हाथ है या मान लीजिए जो बायां हाथ है, जो बायां हाथ है वो प्रतिबिंब में दायां हाथ बन जाता है और जो दायां हाथ है वो प्रतिबिंब में बायां हाथ बन जाता है, यानी जो सेम उल्टा हो जाता है। पार्श्व परावर्तन उसी को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए उसका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रतिबिंब देखते हैं तो उसका उल्टा बनता है, उसमें उल्टा दिखाई देता है। दर्पण में क्या देता है, उल्टा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं अपना प्रतिबिंब, तो जो हम लोग का दायां हाथ है वो बायां हाथ की जगह पे दिखाई देता है, जो दायां हाथ है, जो बायां हाथ है वो दाएं हाथ की जगह पे दिखाई देता है, ठीक ना। बाएं आंख दाएं आंख की तरफ, दाएं आंख बाएं आंख की तरफ। तो यही जो परावर्तन होता है, इसमें जो चेंजेस होता है, ठीक ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं अंग्रेजी के, ठीक ना, जो पार्श्व परावर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं उनका, कि भाई उनका जो इमेज है सेम वही वास्तव में वहीं भी दिखाई दे रहे हैं, इमेज में भी देखेंगे तो वैसे ही दिखाई देंगे। तो वो कौन कौन से हैं लेटर अंग्रेजी के, तो देख लीजिए। आपका ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है और क्या है, वाई है, ठीक ना। इन सारे अल्फाबेट्स को आप दर्पण में देखेंगे तो सेम माने इसमें जो पार्श्व परावर्तन होता है उसका हम लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक ना, ए है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अब इसको दर्पण में देखेंगे तो मान लीजिए ऐसे पलटेगा ना, इसका ये वाला भाग इधर हो जाएगा, ये वाला भाग इधर हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही बनेगा ना। तो इसमें पार्श्व परावर्तन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वैसे एच भी है, एच है, इसको देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना। तो जो अल्फाबेट्स हैं ये अंग्रेजी के, इनमें पार्श्व परावर्तन का अनुभव हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। खुद में कर लेंगे ना, कर लेंगे भाई। जैसे मान लीजिए हम ही अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तो हम ही दिखेंगे, जैसे ए है तो ए ही दिखेगा, लेकिन हम लोग जैसे अपना ये हाथ उठाएंगे तो दर्पण में वो वाला हाथ उठेगा, तो उसमें चेंजेस होगा, उसमें हम लोग पार्श्व परावर्तन का अनुभव कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं ये जो ए एच आई एम, इसका हम लोग पार्श्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो पार्श्व परावर्तन समझ में आया आप लोगों को। पार्श्व परावर्तन क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखता है तो उसका जो स्थान है वो बदल जाता है। जैसे बायां हाथ दायां हाथ की जगह पे दिखाई पड़ता है, दायां हाथ बाएं हाथ की जगह पे दिखाई पड़ता है। तो यही जो देखने का नजरिया जो अंतर पड़ता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी समझ लीजिए जो उल्टा बन जाता है, जैसे ऐसे खड़े हैं तो उधर देखेंगे कि मेरा ये हाथ उठाएंगे तो उसमें वो हाथ उठेगा, ठीक ना। तो यही जो चेंजेस होते हैं इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जो ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं इसमें हम लोग क्या देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, यानी इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या, पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो इसी टॉपिक के साथ ये लेसन आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ, ठीक ना। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा दिए जा रहे हैं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा या जिसके पास बुक होगी उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसको पढ़ने से क्या होगा कि जो ऑप्शनल में आपका पूछता है ना, इस महत्वपूर्ण तथ्य में से उठा के पूछ देता है, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये लेसन समाप्त होता है, इसके थ्योरी समाप्त होती हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।